ओके सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा जो है अम, आपका ये थर्ड सेशन है अपना कुर्बानी के ऊपर। मैं आपको जो प्रीवियस सेशंस हैं उसका अगर ओवरव्यू दूं, तो सबसे पहले तो ये हमने अपना आपका रियलाइज किया था जी, हमने ये बात सब फोकस की थी कि जो कुर्बानी के जानवर हम तैयार करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो जरूरी जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बगैर हम कुर्बानी का जानवर अ, अपना एंड कंज्यूमर को नहीं दे सकते, वो एक तो ये था जी कि जानवर का 2 साल का होना जरूरी है, और जानवर आपका 10, 11 और 12 जिलहज को कुर्बान होगा। तो ये दो तो हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी थी उसके ऊपर हमने बात की थी। फिर हमने जानवरों के जो ग्रोथ के फेजेस हैं उनकी बात की थी जी, कि जानवर पहले फ्रेम ग्रो करता है जी, फ्रेम के बाद आपका मसल ग्रो करता है, उसके बाद फिर आपका फैट ग्रो करता है जी। तो आज जो हम शुरू करेंगे जी, आज थोड़ा सा हमने जो सेशन है वो हम ब्रीड्स के ऊपर और ट्रेड्स के ऊपर हमने बात करनी है जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी कि जैसे आपका दुनिया में आपका मोबाइल फोन्स हैं, गाड़ियां हैं, तो उसमें अ, हर हर प्रोडक्ट की उसकी इतनी सेगमेंट्स हैं जी। उस अब जैसे मोबाइल फोन है जी, आपको मोबाइल फोन जो है ये 1500 से लेके आपको 3,30,000 वाला भी मोबाइल मिलता है जी। तो इन सब की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो तो कॉल रिसीव करना है जी और कॉल करना है जी। फिर उसमें जो एडिशनल आपके पास से जो फंक्शनैलिटी आ जाती है, वो फिर ये फैसला करती है जी कि ये मोबाइल की क्या कीमत है, वो सब होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है जी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को रियलाइज करें जी कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी वो फंक्शनैलिटी है जी। 1500 वाले मोबाइल और 3,30,000 वाले मोबाइल के अंदर जो कॉमन चीज है जी वो ये है कि दोनों का फंक्शन क्या है जी। उस फंक्शन की क्वालिटी को हमने अपना फर्दर किस तरह इनहांस करना है, उसको बेहतर करना है जी, वो उसकी प्राइस को डिटरमिन करती है जी। तो ये तो सबको एक चीज अपना रियलाइज करनी पड़ेगी जी, कि जैसे कि पाकिस्तान में ये 1500 का मोबाइल बिकता है जी, वैसे आपका 3,30,000 वाला भी बिकता है। अब आप ये 1500 वाला मोबाइल खुद यूज करते हैं या 3,30,000 वाला खुद यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि आप वो मोबाइल किस प्राइस पे और वो किस प्राइस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं जी, और वो किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और अगर आप सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते जी। ये 1500 वाले मोबाइल ज्यादा बिकते हैं जी, 3,30,000 वाले मोबाइल जो है वो कम बिकते हैं जी। तो ये तो एक चीज आपको समझ आ गई जी। इसमें दो बातें हमने कर ली, एक आपका फंक्शनैलिटी है जी, एक आपका लग्जरी है जी। अब हम पहले जानवर के ऊपर आ जाते हैं जी, कि उसकी जो फंक्शनैलिटी को हम अगर रियलाइज करें जी, तो ये एक आपका बॉस इंडिकस का एनिमल है जी, आपका साहिवाल का जी। और इसमें इसकी जो मुख्तलिफ इसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि हम आपको बता सकें जी कि आप जब जानवर की फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं जी, जो कुर्बानी का जानवर लोग तैयार करते हैं जी, या तो वो कोई बच्चा खरीदते हैं, या तो वो अपना 12 महीने का बच्चा खरीदते हैं, या तो वो 2 साल का खरीदते हैं। मगर रिगार्डलेस एक प्रोडक्ट वो अक्वायर करते हैं या ब्रीडिंग के थ्रू उनके पास पैदा होता है, जिसको फिर वो कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। तो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमने हमने किस तरह इवेल्युएट करना है जी, ये आपकी सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये मैं आपके सामने इसलिए पेश करना चाह रहा हूं जी, कि आप इस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें, तो इसमें बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो फंक्शनल हैं, और बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो उनका जो एक्चुअल फंक्शन है वो अब ऑब्सोलीट हो गया है, मगर उनका भी कोई ना कोई ये पर्पस है, चाहे वो खूबसूरती का है, चाहे वो अपने जानवर की आय अपील को बढ़ाने का है। मगर आप इन सारे ये बॉडी पार्ट्स को देखेंगे तो इन सब का कोई ना कोई पर्पस जरूर है, चाहे खूबसूरती के एस्पेक्ट से हो, तो या फिर आपका फंक्शनैलिटी के एस्पेक्ट से हो जी। सबसे पहले तो हम आते हैं जी आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी के ऊपर जी। मैं आप सबको समझाऊंगा जी, जैसे आपकी एक एक इमारत होती है,
और आप कोई भी इमारत खड़ी कर रहे हैं तो इमारत में सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी उसकी बुनियादें होती हैं जी। तो आपकी अगर आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो पिलर हैं, वो मजबूत है तो ही आपकी इमारत खड़ी हो सकती है। अगर आप की इमारत के ऊपर इतना वजन नहीं आएगा जी, तो आपको हो सकता है जी आपको ये पिलर की जरूरत ना हो। आप आप दीवारों से काम ले सकते हैं जी। मगर एक अच्छी इमारत जो है उसकी उसकी ऊंचाई और उसका स्ट्रक्चर जो है, वो सारी चीजें उसकी जो फाउंडेशन है और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर अपने डिपेंडेंट है जी। तो अगर आप उस स्ट्रक्चर और ये फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, तो जैसे कि एक इमारत अपना वजन उठाती है और आप उसके ऊपर एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल बनाते जाते हैं जी। इसी तरह अगर हम अपने जानवर को देखें, तो हमारा जानवर भी एक इमारत है जी। उसने भी बढ़ना है, अपना वजन बढ़ाना है जी, उसका साइज बढ़ रहा है जी। और उसने अपने ये वजन को बर्दाश्त भी करना है जी। और उसने अपने जो रोजमर्रा की उसकी जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए उसने चलना भी है, उसने दौड़ना भी है, उसने अपना खाना भी खाना है जी, जो आप उसको राशन डाल रहे हैं, उसने पानी भी पीना है। लिहाजा उसकी मूवमेंट, उसका वजन का बढ़ना और उसके वजन को बर्दाश्त करना जी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें जी, तो ये सारी वो चीजें आपके सामने मैंने पेश की हुई हैं, जिसमें आपकी जो हाइंड लेग है, ये आप अगर देखेंगे जी कि उसकी एंगुलेशन क्या होनी चाहिए जी। अगर ज्यादा स्ट्रेट है या अगर आपका सिकल हॉक्ड है, तो ये भी नुकसानदेह है जी। जब इस पे वजन पड़ेगा जी, तो इसकी मूवमेंट में इसको अपने प्रॉब्लम्स आएंगे जी। जो करेक्ट एंगल है जी, वो आपके सामने आपके लेफ्ट पे है जी। अपना इसी तरह आप ये इसको अगर इसके बैक एंड व्यू से देखें, तो ये पीछे की जो स्ट्रक्चरल जो इंटेग्रिटी है, वो भी डिपेंड है उस पे। आप देखेंगे जी, अगर तो वो बो लेगेड है या काउ हॉक्ड है, तो जितना उस पे वजन बढ़ेगा, तो उसकी जॉइंट्स जो हैं उतना या तो अपना आप इन्वर्ट होंगी या तो फिर बाहर की तरफ निकलेंगे जी। ये इसी तरह उसका आगे का स्ट्रक्चर है जी, अगर वो अब स्ट्रेट लेग्ड है या उसमें एंगल ज्यादा है, और इसी तरह उसकी आप देखेंगे तो आप अगर उसको फ्रंट से नोट करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा जी कि उसका फ्रंट अपना कितना एक्यूरेट है जी। अब ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी। आपको ये देखना पड़ेगा जी कि जब वो मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट के लिए उसके चारों पिलरों का एक जैसा होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। जहां पे उसके पिलर जो हैं थोड़े से भी आउट ऑफ शेप होंगे या अपना आउट ऑफ साइज होंगे या उनका जो प्रोपोर्शन गलत होगा जी, तो जानवर का वजन वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा जी। एक तरफ आपका ज्यादा जोर पड़ेगा, एक तरफ कम पड़ेगा जी। अब आप ये देखें ना जी, आपका राइट साइड पे आपको एंगल्स दिखाए हुए हैं जी कि दोनों अपने दोनों हाइंड लेग्स पे जो वजन आ रहा है, वो वजन दोनों इक्वली बर्दाश्त कर रहे हैं जी। और या लेफ्ट पे अगर आप देखें, तो अगर एक हल्का सा भी एंगल आपका आउट होगा जी, तो एक टांग के ऊपर जोर ज्यादा पड़ेगा, और जब आपका जानवर आप उस पर वजन डालेंगे तो उसमें लेमनेस और उसमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज आएंगे इसमें। अब जहां तक मूवमेंट की बात आती है जी, आप अगर मूवमेंट को रियलाइज करें, तो जब हम जानवर को आपका सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें ये जो बेसिक पिक्चर है, इसमें मैं आपको सिर्फ इतना सा गाइड करूंगा कि जब जानवर अपना अगला पैर रखता है आगे, और वो जब अगला पैर रखता है, तो जो उसका जो हूफ का जो मार्क है, वो जो निशान बनाता है जी, तो पिछला पैर जो है उसी अपने निशान पे अगर आएगा, तो ये उसकी आइडियल मूवमेंट है जी। अगर उसका पैर आगे को निकलेगा जी, वो आइडियल भी नहीं है जी, और पीछे को आएगा जी, तो वो भी आइडियल नहीं है। तो जानवर को इवेल्युएट करने के लिए हमें ये सारे मार्कर्स दिए हुए हैं कि हम एक जानवर को जब खड़े होकर देखते हैं जी, तो हम उस जानवर में क्या कुछ, हमें उसकी जो स्ट्रक्चरल अपना आप इंटेग्रिटी हमने उसको अब किस नजर से देखनी है। डेप्थ और मसलिंग से पहले मैं आपको बताऊं जी, आप जब भी किसी जानवर को देखना चाहें, सबसे इंपॉर्टेंट है जी उसको फ्रॉम फ्रॉम बॉटम फ्रॉम आपका बॉटम टू टॉप देखें। आप ग्राउंड से शुरू करें जी,
और आराम आराम से उसको इवेल्युएट करते हुए ऊपर की तरफ जाएं जी। पहले आप उसको फ्रंट से भी देखें, उसको आप अपना साइड से भी से देखें, उसको आप अपना बैक से भी देखेंगे जी, क्योंकि आप उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मसलिंग भी देखना चाह रहे हैं जी, आप उस जानवर का फ्रेम स्कोर भी देखना चाह रहे हैं जी, और आप उसकी जो पोटेंशियल है वो भी देखना चाह रहे हैं जी। अब हम आ जाते हैं जी आपका मसलिंग के ऊपर आ जाते हैं जी। अगर तो जानवर का स्ट्रक्चर हर जगह से परफेक्ट है जी, आपको दिखता है कि उसकी अगर वो हॉक नहीं है, अगर उसको वो बो लेगेड नहीं है, और आपको दिखता है जी कि उसकी अपना उसके फ्रेम के मुताबिक हर चीज ये प्रोपोर्शन में है, उसकी लाम, उसकी हाइट, हर चीज परफेक्ट है और जानवर बहुत ये कंफर्टेबली मूव कर रहा है जी। उसके बाद आप ये एवेल्युएट करते हैं जी कि उस जानवर के अंदर आपका मसलिंग कितनी है और उसके अंदर डेप्थ कितनी है। अब डेप्थ को मैं किस तरह डिस्क्राइब करूंगा जी? डेप्थ को आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं जी कि एक आपका ट्विन बेड होता है जी जिसमें एक इंसान सो सकता है जी, और एक आपका डबल बेड होता है जी जिसमें दो लोग सो सकते हैं आराम से। अब डेप्थ का मतलब ये है कि जितनी उस जानवर के फ्रेम में डेप्थ होगी, उतनी उसके अंदर उस उतना उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपना वजन बढ़ा सके और अपने आप को और मसल कर सके। जितना वो नैरो और शैलो होगा, उतना आपको मुश्किल होगा जी उसके ऊपर ये वजन डालने के लिए, क्योंकि आप ये देखेंगे जी कि जितना आपके पास डेप्थ होगी उतना आपके पास सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया होगा जी उतना आपका मसल जो है वो आपका बढ़ेगा जी। यही आपको एक एक मिसाल दी जाती है जी कि एक शॉर्ट हाइटेड इंसान जो बहुत ही पतला दुबला सा हो, और ये पतला होना और आपकी आपके स्ट्रक्चर का बहुत नैरो होना, दोनों में बड़ा फर्क है जी। अगर तो आपकी ये शोल्डर्स वाइड है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये मसल चढ़ाएंगे तो आपका फ्रेम एग्जिस्टिंगली क्योंकि बड़ा है, तो आपका फ्रेम इस चीज को, आपकी जो मसलिंग है वो मैक्सिमाइज होगी जी। और अगर आपके शोल्डर्स जो है वो अपने दबे हुए हैं, या आपकी रिब केज जो है वो दबा हुआ है जी, तो उससे आपकी वही लिमिटेशंस आपकी अपना उसमें पैदा होंगी जी। तो जो डेप्थ और मसलिंग है, ये चीजें जो है, ये भी आप इसको विजुअली भी देख सकते हैं जी, मगर ये मसलिंग को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने जानवर को एवेल्युएट कर रहे हैं, जानवर की जो टॉप लाइन है जी, जो इसकी जो ऊपर की कमर है, आप इसके ये पीछे हाइंड से लेके इसका जो पिछला पुट्ठा है उससे लेके इसकी गर्दन तक जब आप हाथ लेकर जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि इसमें ये मसलिंग कितनी है जी। तो ये जब भी आप अपना जानवर खरीदते हैं या जानवर आप ये पसंद कर रहे होते हैं या इवेल्युएट कर रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जी कि आप उस स्ट्रक्चर को भी देखें जी, आप जानवर की बॉडी की मूवमेंट को भी देखें जी, और आप उसकी डेप्थ और उसकी मसलिंग को भी देखें, क्योंकि आप उस जानवर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब वैल्यू एडिशन की बात आती है कि आपने एक जानवर के ऊपर वजन मजीद चढ़ाना है, तो आपने देखना है कि आपके पास ढांचा कितना बड़ा है जी। जितना बड़ा ढांचा होगा या जितनी उसके अंदर ये मसलिंग होगी, उसी हिसाब से आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं जी। अभी हम आ जाते हैं जी, अगर आप ये फ्रेम स्कोर्स के ऊपर गौर करें जी, तो डेप्थ, मसलिंग और स्ट्रक्चर के साथ साथ फ्रेम स्कोर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जी। अब ये तीन जानवर आपके सामने हैं जी, तो तीनों के मुख्तलिफ फ्रेम स्कोर्स हैं जी। तीनों बहुत वेल मसल्ड है, तीनों के स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हैं जी, तीनों की हाइंड आप देखेंगे जानवर माशाल्लाह से जी अच्छे हटे कटे जानवर हैं, मगर फ्रेम स्कोर का फर्क आ जाता है जी। फ्रेम स्कोर दुनिया में देखा जाता है जी, इसकी जो जो पिछली लात है जी, उसके ऊपर इसका जो हॉक होता है जी, या इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके कूले की हड्डी से लेके नीचे तक जब आप नाप लेते हैं तो आपको फ्रेम स्कोर का अंदाजा हो जाता है जी कि जानवर का क्या फ्रेम स्कोर है जी। और वो फ्रेम स्कोर जो है उसकी उम्र के हिसाब से अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि इसने मजीद कितना कद निकालना है जी। क्योंकि आपको पता है जी, जानवर ऐसा नहीं हो सकता जी कि आज अगर एक जानवर 24 इंच का है, तो जब वो दो दांत अपने होने के करीब आएगा जी, तो उसने 8 फुट का हो जाना है जी। ये जो ग्रोथ है, ये भी रिलेटिव है उसकी एज के साथ, और वो अपनी एज के किस फेज में है जी। तो जो फेजेस ऑफ ग्रोथ की हमने बात की थी, वो हमने यही बात की थी जी कि जो फ्रेम स्कोर है, सबसे पहला जो जो ग्रोथ का फेज है जी वो फ्रेम है।
जब जानवर अपना फ्रेम बढ़ाता है जी, उसकी जितनी जो न्यूट्रिशनल उसकी आप उसको जो ग़िज़ा दे रहे हैं, जो मेजॉरिटी है वो फ्रेम के ऊपर लगती है। उसके बाद फिर उसने अपने मसल के ऊपर लगानी है, और आखिर में जब उसका मसल और फ्रेम अपना सैचुरेट हो जाता है जी, जब बिल्कुल अपनी अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है जी, फिर जानवर ने आपको अपनी चर्बी बढ़ानी होती है। अब आप देखेंगे जी, पाकिस्तान में ये है कि जी पाकिस्तान में 4 किस्म के फ्रेम स्कोर्स हैं जी, मगर हम अ, एक तो आपका जो मिनिएचर होता है जी, जिसको यहाँ पे गैना बोलते हैं जी, ड्वार्फ होता है जी, उसका कद भी छोटा होता है जी, मगर वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं जी। फिर स्मॉल फ्रेम्ड होता है जी, फिर मीडियम फ्रेम्ड और लार्ज फ्रेम्ड होता है जी। तो यहाँ पे क्या है जी कि यहाँ पे क्योंकि जो कुर्बानी वाला जानवर है, वो प्रेफरेंसेस के ऊपर या लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक इतना पसंद किया जाता है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों को नजर में रखते हुए हम थोड़ी सी बात करेंगे। फ्रेम स्कोर के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये 3 किस्म की इमारतें हमने खड़ी की हुई हैं। मैं आपको पहले भी मिसाल दे रहा था इमारत की, तो आपको अंदाजा ये लगाना पड़ेगा जी कि जो सबसे बड़ा जानवर है, जिसका सबसे बड़ा फ्रेम स्कोर है जी, वो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसको खड़ा करने के लिए आपको आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए जी। आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए, आपको इसके ऊपर एक मिसाल, अगर बिल्डिंग के ऊपर हम मिसाल लें, तो आपको सीमेंट भी ज्यादा चाहिए, आपको मजदूर भी ज्यादा चाहिए जी, आपको इसके अखराजात भी ज्यादा हैं जी। और इसको खड़ा करते 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 एक एक टाइम लग जाता है जी। फिर जो मीडियम जो है जी, उसके ऊपर जो है उसके अपने अखराजात हैं जी, मगर उसकी ग्रोथ और उसकी जो लिमिटेशन है, वो इससे थोड़ी कम है जी। और जो छोटे जानवर होते हैं जी, जैसे कि हमने उस दिन रिजवान भाई की मिसाल दी थी, तो उनकी उनको ये फिनिश करने का टाइम भी कम है, उन पे रिसोर्सेज भी कम लगती हैं, और आप समझें जी, आपको उनकी जो फिनिशिंग का जो स्टेज है, वहां तक पहुंचने में भी आपको आपको इतना टाइम नहीं लगता। तो एक चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी जी, कि ऐसी बात नहीं है जी कि आपने छोटा जानवर जल्दी तैयार कर दिया तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो बड़ा जानवर है जी, वो लग्जरी की तरफ अगर जा रहा है, तो उसको तैयार करने में, उस पे मेहनत करने में उसके अलग आउटपुट्स हैं जी, उसके इनपुट्स भी अलग है, और उसकी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अलग है जी। तो फ्रेम स्कोर्स के ऊपर हम बात करेंगे जी, जब हम आगे की मजीद जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस पे बात करेंगे, तो हम आपको बताएंगे जी कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो मैटर करती हैं। मगर सिर्फ मैंने आपके सामने ये चीज पेश करनी थी कि जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, इन पे जितना टाइम लगता है जी, उसी तरह आपके फ्रेम स्कोर वाले जानवर जो हैं, उनके ऊपर भी उतना टाइम, उतने रिसोर्सेज, और उतना आपको आपको अरसा लगेगा उनको फिनिश करने में जी। अभी सबसे पहले तो हम जब जानवर पसंद करने जा रहे हैं जी, ब्रीड से पहले हम पहले इस चीज को क्लासिफाई तो कर रहे हैं जी। जैसे कि हमने पहले सेशन में बात की थी कि जानवरों को इतने हजारों साल पहले जब हमने उनको डोमेस्टिकेट किया जी, हमने उनको पालतू किया, हमने उनसे दूध भी हासिल किया है जी, हमने उनसे गोश्त भी हासिल किया है जी, आपका लेदर भी हासिल किया है जी, और हमने उनको अपनी ये मजदूरी के लिए भी इस्तेमाल किया है जी। अ, आप देखेंगे हल चलाने के लिए, या वजन उठाने के लिए, या कोलू के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जी, या तो गोश्त की कैटेगरी है, या तो डेयरी की कैटेगरी है, या तो फिर आपका ये ड्राफ्ट की कैटेगरी है, जिसमें वो जानवर जो है एक वर्किंग एनिमल होता है जी। और आखिरी कैटेगरी है ड्यूल। अब ड्यूल में डेयरी और ड्राफ्ट भी हो सकती है जी, मीट एंड डेयरी भी हो सकती है, और मीट और ड्राफ्ट भी हो सकती है जी। अब अगर कुर्बानी की बात करें जी, तो डेयरी के एनिमल को अगर हम उसके पर्पस को देखते हुए हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी का जानवर वो जेनेटिकली इवॉल्व हुआ है जी दूध के लिए, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। लिहाजा उसका मकसद ही आपको दूध देना है। आप उससे गोश्त ले सकते हैं जी, मगर उससे गोश्त लेना वो कितना आसान है, और वो कितना प्रॉफिटेबल है जी, ये एक बहुत आपका क्वेश्चनेबल सवाल है जी। कुर्बानी के हवाले से अगर आप बात करें, तो डेयरी वाले जानवर जो हैं, उनके अंदर क्योंकि वो भी एक ही मशीन की तरह है जी, वो उसने आपको दूध देना है जी, तो उसके वो ट्रेट्स इतने खूबसूरत नहीं होते। लिहाजा डेयरी के जानवर को इतना पसंद नहीं किया जाता जी। अ, ये जो प्रेफरेंसेस हैं, ये वक्तन बवक्तन ये बदलते रहते हैं, मगर सिर्फ मैं आपको एक ये गाइडलाइन ये दे रहा हूँ कि ये जानवर जो हैं इतने प्रिफर्ड नहीं होते।
और इनका पर्पस भी वो नहीं होता, इनका एक्चुअल पर्पस दूध देना है, तो इसीलिए अब ये मीट के एनिमल्स आ गए जी। ये आपकी जो बाहर की नस्लों में आपकी एंगस की ब्रीड है। अभी मैं आपको ये बता दूं जी कि है तो ये मीट की नस्ल, अब इसका पर्पस भी मीट का है जी, मगर ये नेसेसरी नहीं है कि ये वाली ब्रीड जो है ये भी यहाँ पे प्रेफर की जाएगी और कितनी की जाएगी जी। फिर अभी हम ड्राफ्ट पे आ जाते हैं जी। ये आपका दाजली आ गया है जी। अब आप इन तीनों जानवरों को जो आपको मैंने दिखाया, इनको अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे जी कि इन तीनों ब्रीड्स के अंदर अपनी अपनी जो खसूसियात, जो इनके मकासद हैं, उन मकासद को देखकर इनके अंदर वो है। मैं जरा कोशिश करता हूँ जी कि आपको वापस मैं लेके चलूं कि इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी सी अगर बात कर लें जी। हाँ जी, तो अब ये डेयरी पे मैं आ गया जी। अगर आप डेयरी के एनिमल को जरा ऑब्जर्व करें गौर से, तो क्योंकि इसका काम, इसका प्राइमरी पर्पस दूध का है जी, तो आप इसकी ये पिछली टांगों को देखें। इसकी पिछली टांगे जो हैं कुदरती तौर पे इसकी जो फैक्ट्री है जहां पे दूध अपना गाय का तैयार होता है जी, वो आपका अडर जो होता है जी, इसकी पिछली लातें उस अडर को अकोमोडेट करने के लिए परफेक्ट हैं जी। तो आप जानवर को देखकर, उसके फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा जी कि इसका पर्पस दूध का है, या इसका पर्पस गोश्त का है, या इसका पर्पस ड्राफ्ट का है जी। अब आप देखेंगे जी, इस जानवर के अंदर जितनी भी इसकी जो फिनोटिपिकल ट्रेट्स हैं जी, वो आपको दूर दूर से बता रही हैं जी कि ये, इसका मकसद जो है, ये अपने मकसद के लिए बनी गई है जी। अब जो गोश्त वाला जानवर है जी, इसको अगर आप देख लें तो इसकी भी आपको फिनोटिपिकल ट्रेट्स बता रही हैं जी। इसकी अगर आप ये पिछली लातें देख लें, तो इतना ये मसल्ड जानवर है, तो इसका अडर जो है वो ऑब्वियसली छोटा होगा जी, क्योंकि उस वहां पे आपकी जगह ही नहीं है जी कि आप इतना बड़ा अडर को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। मगर आप इसकी अगर मसलिंग पे गौर करें, तो कुदरती तौर पे इसकी मसलिंग इतनी अच्छी है जी। इसका फ्रेम देखें जी, तो फ्रेम कितना अच्छा है जी माशाल्लाह से। तो हर इसका एस्पेक्ट जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, ये ब्रीड जो है वो ये दूर से क्लासिफाई होती है मीट की। सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी कि अगर आप एक जानवर को देख रहे हैं, उसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, तो आप छोटी छोटी चीजें देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका पर्पस डेयरी का है, या इसका पर्पस मीट का है, या फिर इसका पर्पस ड्राफ्ट का है जी। अब आप इस जानवर को देखेंगे जी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस जानवर के अंदर एक चीज आपको दिख रही है, शायद आप मुझसे अग्री करें ना करें, मगर बहुत एथलेटिक है ये जानवर। आप अगर जानवरों की रेस लगवाएं या जानवरों की कोई उनकी ओलंपिक्स करवाएं, तो मैं कहता हूं जी ये जानवर उसके लिए बड़ा अब सूटेबल है जी। तो ये चीज तो ऑब्जर्वेबल है जी, ये चीज तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। जब आप जानवर देख रहे हैं, तो आप जानवर को देखें कि वो आपके पर्पस को, चाहे वो डेयरी हो या ड्राफ्ट हो या मीट हो, उसके कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको ये दिख रहे हैं कि वो नस्ल इसके लिए है। क्योंकि वो जो फिनोटाइप है वही आपको बताएगा जी कि उसका मकसद क्या है उस जानवर का जी। और छोटी छोटी जो फिनोटिपिकल ट्रेट्स हैं वो आपको एक आपकी गाइड होती हैं कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपके लिए वो कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा जी। अब ड्यूल ब्रीड्स के ऊपर आ जाएं जी। तो ड्यूल ब्रीड्स वो ब्रीड्स हैं जिनको वक्तन बवक्तन तैयार किया गया है जी। और मैं इस चीज को वाजे कर दूं, ड्यूल ब्रीड्स जो हैं, एक ऐसी बेहतरीन मेहनत है जो कि यूरोप में भी हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है, जिसमें दोनों मकासद को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता जी कि ड्यूल ब्रीड का मतलब ये है कि आपको 35 किलो दूध भी मिलेगा जी, और साथ साथ जो है आपको बीफ का आउटपुट भी ऑप्टिमल मिलेगा जी। ये आपको मैं बता दूं जी, जानवर हो गए जी, ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनकी ब्रीडिंग भी बहुत स्पेशलाइज्ड है जी। इनको ब्रीड करने में जो सदियां और दिहाइयां हमने लगा दी हैं, हम एक होल्स्टीन को अगर 6 से 8 किलो से 35 से 40 किलो में लेकर आए हैं, तो उसकी बहुत सी बीफ वाली जो उसकी जो खसूसियात हैं, वो उस पर अगर आप गौर करें तो वो हमने इग्नोर करके हमने उसको अब डेयरी पे लेकर आए हैं। क्योंकि देखें, जेनेटिक्स जो है वो
आपकी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए होते हैं जी। आपकी ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जी। आप ये उम्मीद नहीं रख सकते जी कि आप बिल्कुल परफेक्ट चीज आप तैयार कर लें जी, वो 35 किलो दूध भी दे और आपको वो गोश्त भी दे, और गोश्त भी आपको क्वालिटी का दे, और साथ साथ वो आपके हर काम पूरे करे जी। ये तो इंसान में भी नहीं है जी। तो अब अब इंसान को इतने साल हो गए जी, इंसान के अंदर जो है अल्लाह ताला ने कुछ जो सलाहियतें दी हैं वो लिमिटेशंस हैं, हमें ये रियलाइज करनी पड़ेंगी। मगर ड्यूल ब्रीड्स का एडवांटेज क्या है कि दे कैन बी कॉल्ड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, के एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जहाँ पे आपकी दूध और गोश्त दोनों को हम अपना किसी तरीके से अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब देखिए जी, मैंने सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये किया है जी कि जितने भी जानवर जो कि हमारी कुर्बानी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको तो मैंने राइट पे कर दिया है जी। अब ये इसीलिए आपका जो सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके ऊपर इनके पर्पसेस के हिसाब से मैंने इनको राइट पे किया। आपका होल्स्टीन और जर्सी, इनका मकसद दूध है जी। जो रेड सिंधी है, इसका मकसद भी दूध है, कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है जी। और कंकरज को डिफाइन किया गया है जी डेयरी एंड ड्राफ्ट। अब कंकरज, थरपारकर, ये जो दो ब्रीड्स हैं ये एक्सट्रीम जो वेदर के लिए हैं, ये जैसे आपके चोलिस्तान या आपकी जो यहाँ का जो थरपारकर का जो डेजर्ट है, ये उन क्लाइमेट्स में ये परफॉर्म करती हैं जी, दूध देती हैं या आपको गोश्त देती हैं। मगर क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी ब्रीडिंग जो है वो इतने अरसे से इसी उस पे हो रही थी, तो हम कहते हैं जी कि ठीक है जी, फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन इनको राइट साइड पे रखते हैं अभी। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो सबसे आइडियल ऑप्शंस हैं, एक आपकी साहिवाल ब्रीड जो है वो ड्यूल ब्रीड है। इसकी ड्यूअलिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि हमारी जितने भी जो कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जी, ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, आपका हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो साहिवाल को डेयरी की तरफ ज्यादा लेके जा रहे हैं जी। मगर अभी भी पाकिस्तान में ऐसे ये प्राइवेट फार्म्स हैं और कुछ ऐसी आपको आपको स्पेसिमेंस मिलेंगे जिन्होंने वो अपने बीफ की ट्रेड्स को फिर भी थोड़ा बहुत प्रिजर्व किया है। चोलिस्तान भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जी। आप देखेंगे जी, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस काम में नए हैं या पुराने हैं, वो सबसे पहले देखते हैं जी कि जानवर चोलिस्तानी है नहीं है। नॉन डिस्क्रिप्ट और क्रॉस ब्रेड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे इसमें यह है कि जी, कोई जानवर जो 100% एक्यूरेटली अगर आप उसको किसी ब्रीड में नहीं डाल सकते, वो नॉन डिस्क्रिप्ट या क्रॉस ब्रेड कहलाएगा जी। मैं आपको एक इसमें इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं तो आपको आपको आवाज नहीं आ रही जी? बाद में आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें, शायद उनके यहाँ ऑडियो में मसला होगा। देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक ब्रीड या एक नस्ल एक तवील अरसे की मेहनत के बाद एक स्टैंडर्ड या ये एक जैसी चीज ये मुसलसल प्रोड्यूस होने के बाद वो ब्रीड बनती है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम पिगमेंटेशन को ब्रीड में कंफ्यूज कर देते हैं, रंगत को। बहुत से यहाँ पे दोस्त हैं जी जो नुकरे को ब्रीड समझते हैं जी। बहुत से यहाँ पे दोस्त हैं जी जो अबलक को ब्रीड समझते हैं जी। बहुत से यहाँ पे दोस्त हैं जी जो गुलाबी को ब्रीड समझते हैं जी। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जी कि वो गुलाबी जो है वो होल्स्टीन में भी आता है जी। गुलाबी जो है वो रुझान में भी आता है जी। नुकरा जो है वो दार्जिलिंग में भी आता है जी। नुकरा जो है, अब आप कभी भी एक ब्रीड को एक कलर के साथ कंफ्यूज ना करें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप कभी भी ये ज्यादती इसलिए ना करें क्योंकि फिर आप कलर तक महदूद हो जाएंगे जी, आप एक जानवर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो धनी है, और धनी में भी जो गुलाबी की पिगमेंटेशन है या जो गुलाबी की रंगत है वो पाई जाती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अगर ये समझें कि आप अगर कह दें जी तो गुलाबी तो नस्ल है, तो इसका मतलब है फिर जो धनी में गुलाबी है वो भी गुलाबी नस्ल हो गई जी, और जो रुझान में गुलाबी है वो भी गुलाबी हो गई जी, और आपकी जो होल्स्टीन में गुलाबी है
अब आप तो एक जानवर की तमाम उसकी जो ट्रेट्स हैं या उसके ब्रीड के स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखकर आप उनको क्लासिफाई कर रहे हैं ब्रीड में। अगर तो जानवर जो है वो एक आपका साहिवाल की नस्ल का है तो उसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वो उसकी जो ब्रीड की जो हमने जो खसलतें उसकी हमने डिफाइन की हुई, अगर वो उसके अंदर आता है जी तो वो साहिवाल कहलाएगा जी। अगर तो आप उसकी ब्रीड के स्टैंडर्ड को ये कलर में महदूद कर देंगे फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी जी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि ब्रीड को ब्रीड के तौर पे आप उसको समझें। आप ये ना कहें जी कि ये गुलाबी है जी या ये नुकरा ब्रीड है, तो आप अपनी ब्रीड्स को समझें। दूसरी बात ये है जी कि मुझे एक टर्म लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वो टर्म है जी या तो कहते हैं जी ये जानवर विलायती है या ये जानवर ऑस्ट्रेलियन है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ना तो विलायती कोई ब्रीड है ना तो ऑस्ट्रेलियन कोई ब्रीड है। अगर तो एक भाई पंजाब से आ रहा है, आप उसको कह तो सकते हैं जी कि यार ये ये पंजाब से आ रहा है, ये पंजाबी है, मगर आप ये नहीं कह सकते जी कि ये भाई पंजाब से आ रहा है। तो देखें, ये इशू ये आ रहा है कि आपने उसको एक ऐसा लेबल लगा दिया जी, आपने उसको ऑस्ट्रेलियन और ये विलायती कह कहकर आपने कंफ्यूजन फैला दी है जी। क्योंकि बॉस टॉरस जो है वो अगर देखा जाए तो बॉस टॉरस विलायती है जी। आपका विलायती तो वो जानवर है जिसका कोहान नहीं है, जिसकी आपका सलामी नहीं है। एंगस की भी सलामी नहीं होती, आपका हेयरफर्ट की भी सलामी नहीं होती, इसी तरह आपकी आपके सिमेंटाल की भी नहीं होती सलामी। तो आप अगर हेयरफर्ट को भी आप कहेंगे जी ये ऑस्ट्रेलियन है तो भी गलत है। तो इन देखिए दुनिया में जो ब्रीड को क्लासिफाई करने की जो जो तरीकेकार हैं, मेरा आप सबसे मशवरा ये है कि उन उन तरीकेकार पे चलते हुए आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा जी। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जी, आप इनको कंपेयर करना सीखें। अब राइट साइड पे आपके ये दोनों आपके विलायती जानवर जिस तरह आप कहते हैं जी, अ, अभी आपको मैंने समझाया कि इसको ऑस्ट्रेलियन नहीं कहना जी। तो ये दोनों जो विलायती जानवर या बॉस टॉरस के जानवर हैं, राइट साइड पे आपके एंगस है, उल्टे हाथ पे आपका होल्स्टीन फ्रीजियन है। अब जरा इसको 2 सेकंड आप जरा कंपेयर करें कि दोनों के अंदर मीट और डेयरी, दूध और गोश्त की वो कितनी दूर से इनकी अपना जो खसूसियात हैं वो आपके सामने जाहिर हो रही हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा आप देखें, होता क्या है कि हमारे सामने हर चीज हमारे सामने है जी, हम देखने की जहमत नहीं करते। अब आप देखें तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी आसानी है जी। आप 2 सेकंड इस तस्वीर को देखें, 2 सेकंड इसको देखें जी, तो आपको बीफ और आपको दूध वाली नस्ल का फर्क दिख जाएगा जी। इसी तरह ये ड्यूल ब्रीड है जी। अब आप ये ड्यूल ब्रीड को देख लें जी, ये साहिवाल है, ये चोलिस्तानी है जी। अब दोनों की खसूसियात आपके सामने है जी। दोनों को आप देखकर कंपेयर कर सकते हैं जी, आप बता सकते हैं जी वाकई यार ये आपका साहिवाल की ब्रीड है, ये आपकी चोलिस्तानी की ब्रीड है। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है जी कि हम क्योंकि आपका रंगत और बनाव को देखते हैं जी, बहुत से दोस्त हैं जी जो लेफ्ट साइड वाले जानवर और राइट साइड वाले जानवर को एक ही समझते हैं। अगर आप रंगत पे जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि ये गुलाबी एक नस्ल है, फिर तो उस रंगत के हिसाब से ये दोनों जो तस्वीरें हैं ये एक ही नस्ल की हैं। मगर आप अगर देखेंगे तो उल्टे हाथ वाला जानवर जो है वो दाजली है और राइट साइड वाला जानवर जो है जी वो भागनाड़ी है। दोनों का कलर सेम है जी, दोनों का मकसद भी सेम है जी। दोनों ये प्री हिस्टोरिकली ड्राफ्ट एनिमल्स थे जी। ये जो है आपका वजन खींचने का काम या अपना हल चलाने का काम या मेहनत मजदूरी के लिए काम आते थे जी। इसीलिए दोनों की बनावटें इतनी मिलती जुलती हैं, मगर दोनों की ब्रीड्स अलग हैं। बहुत से लोग हैं जी जो अपना दाजली को देखते हैं जी, वो समझते हैं जी कि हर जानवर जो है वो भागनाड़ी है। तो अब हम आ जाते हैं जी वो क्रॉस ब्रीड एनिमल के ऊपर जी। अब क्रॉस ब्रीड और नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल जो है, ये वो जानवर है जी जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका आपको ये भी नहीं पता जी कि इसमें कितने फीसद क्या है, कितने फीसद क्या है। अब हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं जी कि हम जानवर को देखते हुए हम उसकी जो चीज हमें दिख रही होती है सबसे वाजे तौर पे हम उसको पकड़ के कहते हैं जी कि ये वो नस्ल है जी।
अभी हम इस जानवर को देख रहे हैं जी, तो हम सबसे पहले जो, अब आप ये पूछेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो अबलक है। अभी आपको जैसे बताया, अबलक तो कलर है। अब इसकी ब्रीड का तयन कैसे करेंगे जी? अगर ये जानवर पाकिस्तान में खड़ा होता तो आप ये बता ही नहीं सकते कि इसमें होल्स्टीन कितना है या इसमें आपका साहीवाल कितना है। आपको थोड़ा सा इसका कलर दिख गया, आपको चोलिस्तानी वाला, तो आपने आपने ठक करके कहना है कि ये तो आपको चोलिस्तानी क्रॉस में। आपने हल्का सा कलर साहीवाल वाला देखना है तो आपने कह देना है कि ये साहीवाल क्रॉस में। मगर क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स का और नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स का बताने का मकसद ये है कि उनके अंदर फिर ब्रीड का तयन करना इतना मुश्किल होता है। इसी वजह से आपको सारे स्ट्रक्चर्स और हर चीज के बारे में बताया था जी। फिर आप वो जो स्ट्रक्चर और उसके बाकी ट्रेड्स हैं, आप उन पे गौर करें, क्योंकि ब्रीड एक सिर्फ आपके लिए गाइडिंग पॉइंट है। वो बताने के लिए है कि ये जानवर ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जानवर जो नॉन डिस्क्रिप्ट है और उसके पॉइंट्स पूरे हैं, और एक जानवर जो एक अच्छी ब्रीड का है मगर पॉइंट्स पूरे नहीं है, तो जो नॉन डिस्क्रिप्ट जानवर है वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगा जी। अब यहाँ पे हम आ गए जी रंगत के ऊपर, और मुझे उम्मीद है जी सारे जो कुर्बानी के शौकीन हैं वो भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अब उनका टॉपिक आ गया है जी। अब देखें, सबसे जो जरूरी बात समझने की है कि अगर तो आप बीफ का काम कर रहे हैं, फिर तो बीफ बहुत जरूरी है। उसमें तो सबसे बड़ा मकसद ही आपका ये है कि आपको गोश्त चाहिए। जब आप कुर्बानी का काम करते हैं जी, तो कुर्बानी के काम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है जी, कि उसमें आपके कस्टमर को क्या कुछ चाहिए पैकेज के तौर पे, वो इंपॉर्टेंट है। अब कुर्बानी के काम में जी ये पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा एक अमल है। इसमें जो रंगत है जी, और बहुत से लोग हैं जी वो अपना रंगत को देखकर उसको ब्रीड समझ बैठते हैं। तो अभी आप देखेंगे जी, ये लेफ्ट साइड पे आपका एक पाइबॉल्ड एनिमल है जिसको हम लोग अपना गुलाबी कहते हैं, क्योंकि इसकी नाक गुलाबी है जी, हमने इसको गुलाबी कह दिया है जी। बीच में फिर एक नुकरा है जी, नुकरा ल्यूसिस्टिक कहलाता है जी। सीधे हाथ पे जो है जी जानवर, वो आपका एल्बिनो है जिसको हम अपना सूरजमुखी कहते हैं जी। और ये नीचे जो जानवर है ये स्पेकल्ड है। स्पेकल्ड जानवर वो होता है जी जिसके अंदर कोड या सिक्का होता है जी। एक बात मैं बहुत वाजे तौर पे आपको बताऊं, जानवरों के बालों का कलर, देखें, जानवर का जो कोट होता है, जो उसके बाल होते हैं, हम समझते हैं जी जो हमें बाहर दिख रहा है वही हमें दिख रहा है। जानवर के कोट में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक उसके अंदर उसकी खाल का कलर है और एक उसके बालों का कलर है। अंदर से उसकी खाल काली हो सकती है मगर बाहर से उसके बाल सफेद हो सकते हैं। अब जैसे कि आप मेरी दाढ़ी को देख रहे हैं जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तो काली है मेरी दाढ़ी, मगर अंदर से मेरी स्किन जो है वो, मेरी स्किन का पिगमेंट आप ये फेयर कह सकते हैं, मगर मेरी दाढ़ी का कलर जो है जी वो ब्लैक है। इसी तरह इन जानवरों के अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि पिगमेंटेशन के ऊपर वो स्किन के कलर और उसके बालों के कलर को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं जी कि जो लोग ये पिगमेंट के पीछे भागते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि स्किन के कलर को और बालों के कलर को अपने डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इतना बड़ा एक टॉपिक है पिगमेंटेशन का और आपके फिनोटाइप का, तो इसके ऊपर हम एक और सेशन करेंगे जिसके ऊपर तफसील से हम बात कर सकें। आज का सेशन, क्योंकि हमने आगे भी बहुत सी बातें करनी है, मैं पिगमेंट को आज के लिए यहाँ तक छोड़ना चाह रहा हूँ कि आपको बता दूं कि ये मुख्तलिफ जो पिगमेंटेशन अवेलेबल होती हैं जी, ये वो है जी। अब हम आ जाते हैं जी नाफ के ऊपर जी। इसको आपका शीत भी बोला जाता है जी। नाफा, धुन्नी, बहुत से टर्म्स हैं जी की पंजाबी में और उर्दू में। अब नाफ जो है जी, अ, अगर आपको बड़ी सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जिस तरह आपके मोबाइल की केसिंग होती है जी, वैसी जो है आपका जानवर जो है उसकी जो पीनस है उसकी वो केसिंग है जी। अब इसका ज्यादा होना कम होना ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं ब्रीड के ऊपर। अगर एक जानवर देसी में है, उस पर आपका साहिवाल में है या चोलिस्तानी में है, उसका नाफ ज्यादा होना उसकी नस्ल में है। अगर एक जानवर विलायती है, उसका नाफ कम होना जो है उसकी नस्ल में है। अगर एक जानवर क्रॉस ब्रेड है तो उसका नाफ कम होना या ज्यादा होना
वो इस पे डिपेंड करता है कि वो अपनी माँ की तरफ से नाफ लेकर आया है या अपने बाप की तरफ से उसने इनहेरिट किया है। तो ये आपकी जो फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर हम अगर डिस्कस करें तो ये आपका नाफ का एक एस्पेक्ट है जी। अब हम आ जाते हैं जी ड्यूलैप के ऊपर जी। ड्यूलैप जो है जी ये आपकी झालर है। अब आप देखेंगे जी लेफ्ट साइड पे भी झालर है जी, सेंटर पे भी और राइट पे भी। ये साहिवाल की वो 3 किस्म की झालरें हैं। कुर्बानी वाला जो आपका कस्टमर है, जैसे कि मोबाइल खरीद रहा है वो, तो जितना मोबाइल महंगा होगा उसके फंक्शंस उतने ज्यादा अच्छे होंगे। इसी तरह जो कुर्बानी वाला जानवर आपसे खरीद रहा है, जितने वो पैसे भर रहा है जी, वो इन सारी जो सुपरफिशियल चीजें हैं उनके पैसे भर रहा है जी। अब अगर मैं आपको झालर का बताऊं, तो झालर का भी एक फंक्शन था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ जी क्योंकि वो फंक्शन आराम आराम से वक्त के साथ साथ खत्म हो चुका है जी। झालर का एक तो फंक्शन लोग कहते हैं जी ये था जी कि झालर सर, ये जानवर क्योंकि पहले होते थे जंगली, तो जो जो जानवर इनका शिकार करते थे उनको डराने के लिए झालर काम आती है। झालर का एक और पर्पस जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि वो आपकी जो गरमाइश को भी आपका डिसिपेट करता है जी, आपका जो गरमाइश को भी कम करता है जी। और झालर का एक और मकसद ये भी है कि वो अपने जानवर में खूबसूरती लेकर आता है जी। अब हमने ये जो सारी चीजें देखी, तो हमने ये बता दिया जी कि जो कस्टमर है उसको रंगत भी चाहिए, उसको साइज भी चाहिए, उसको झालर भी चाहिए, उसको नाफ भी चाहिए, उसको कोहान भी चाहिए, उसको खूबसूरती भी चाहिए और उसको वजन भी चाहिए। अब हम आ गए जी। अब आप मुझे बताएं जी, अगर तो हम ऐसा जानवर किसी कस्टमर के लिए तैयार कर रहे हैं, रंगत जो है वो होल्स्टीन में है और कुछ नस्लों में है। आपका साहिवाल में तो कलर लाल आता है जी, चोलिस्तानी में कोड सिक्का आता है जी। अब आप मुझे बताएं, हमारे कस्टमर को जो है रंगत चाहिए गुलाबी, साइज उसको चाहिए जी ब्राह्मण और भागनाड़ी वाला, झालर उसको चाहिए जी साहिवाल और चोलिस्तान वाली, और उसको नाफ चाहिए जी वो चोलिस्तानी वाला। अब ये तो आपका कस्टमर है, आपके कस्टमर को तो दुनिया जहान की चीजें चाहिए। आप उन चीजों को किन पैसों पे तैयार कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा जी? आपने ये देखना है ना जी कि आपने जानवर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं जी। अब आप अगर इसके ऊपर इसके ऊपर आएंगे जी, एक सेकंड जी। हाँ जी, ये आगे जी। अगर आप इस जानवर के ऊपर आएंगे जी, अब इस जानवर को तैयार करने के लिए या इस जानवर को ढूंढने के लिए आपको फिर नॉन डिस्क्रिप्ट जानवर चाहिए होगा ना जी, जिसमें ये सारी वो सलाहियतें हैं। आपको होल्स्टीन क्रॉस चाहिए होगा, या तो आपको कोई ऐसा जानवर चाहिए होगा जिसके अंदर ये कलर हो मगर उसकी पीछे का उसकी नस्ल का ना पता हो। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने की है वो ये है कि देखें, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। जो आपका खरीदार है उसको क्या चाहिए, वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है जी, मगर क्या आप उसको वो चीज ये मुयसर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। अगर तो आप इन सारे ट्रेड्स को देखें, तो इन सारे ट्रेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन सारे ट्रेड्स की कॉस्ट है जी। मैंने एक छोटी सी आपके लिए एक ये मिसाल बनाई है। आप अगर इस मिसाल पे गौर करें, मुल्तान मंडी में एक जो कट्टू जानवर मिलता है जी, वो 250 रुपए का मिलता है जी, सब गोश्त के हिसाब से 240 या 250 रुपए किलो अगर आप जिंदा खरीदते हैं। अगर आप 4 मन का जानवर, जो गोश्त में 4 मन है और जिंदा 8 मन का है, अगर आप वो खरीदते हैं, तो उस जानवर की कीमत बैठती है जी 80,000 रुपए। अब उस जानवर में जो है ना नाफ होगी, हो सकता है नाफ हो आपको झालर ना हो सकता है कोहान कम हो सकता है रंगत ना हो। अगर तो हम वो कैलकुलेट करने बैठे और हम कहते हैं जी रंगत के हम 100 रुपए ऊपर डाल देते हैं जी, आपका किलो के फ्रेम स्कोर के हम 50 रुपए डाल देते हैं जी, और जो बाकी आपकी चेहरा कान वान उसके 25 रुपए डाल देते हैं और स्ट्रक्चर के हम 25 रुपए डाल देते हैं। ये तो एक तरीका है जिससे आप कह सकते हैं जी कि चलो जानवर जो है गोश्त के हिसाब से 80,000 का है, मगर अगर मैं कुर्बानी के लिए तैयार करना चाह रहा हूं तो ये 1,44,000 का खरीद लो। मगर आप मुझे बताएं कि ये कौन डिसाइड करेगा, या आपका जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंसेस को आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने पिगमेंटेशन के कितने पैसे भरने हैं या फ्रेम स्कोर के कितने पैसे भरने हैं?
ये तो एक ऐसा आपका सब्जेक्टिव इशू है जिसके ऊपर मैं जितनी भी बात कर लूं हम उस पर पहुंच नहीं सकते जी। अब ये जानवर आप देख लें जी, हमने अब तक ये पिगमेंटेशन की बात की, हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने बाकी सारे पॉइंट्स की बात की। अब इस जानवर में पिगमेंटेशन नहीं है मगर बाकी सारी चीजें हैं। अब आप मुझे बताएं जी, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है जी, इसका अंडरलाइन, इसका टॉप लाइन, हर जगह से माशाल्लाह से जानवर ठीक है। अब ये सबसे जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो यही है कि हम लोग बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं अभी। शुरू में चले जाते हैं कि आपकी जो पहली स्लाइड थी ये वाली, देखें जी, बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी 1500 वाले मोबाइल की है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं ये अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया जी, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, मसलिंग, ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर मैं तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरे लिए अगर एक जानवर की मसलिंग, डेप्थ, स्ट्रक्चर, मूवमेंट मेरे लिए अगर ये मुयसर हो, मैं उस चीज के पैसे भरने के लिए तैयार हूं बनिस्बत ये कि मैं सिर्फ ये कलर के पैसे भरूं। तो ये चीजें आप पे डिपेंडेंट है कि आपके लिए जो है और आपके कस्टमर के लिए जो प्रायोरिटी है वो क्या है जी। अभी अगर हम बात करें तो वो पिगमेंटेशन में आपको ये पिगमेंट भी चाहिए, आपको नाफ भी चाहिए, आपको झालर भी चाहिए, तो इन सब की कॉस्ट को आप अगर ऐड तो करें तो क्या आप इतना महंगा जानवर बेच पाएंगे? सबसे पहला तो ये सवाल उठता है। तो आप अगर आई अपील को देखें तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात कर रहा हूं मैं, मगर मेरे हिसाब से या मेरी जो राय है वो ये है कि सबसे पहले उस स्ट्रक्चर और सबसे पहले उसकी फंक्शनैलिटी पे गौर करें। अब एक जानवर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो अपना वजन बढ़ाते बढ़ाते लंगड़ा हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जी, फिर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो स्ट्रक्चर और उसकी डेप्थ और उसकी विड्थ और उसकी तमाम जो जो फंक्शनल ट्रेट्स हैं वो सबसे पहले हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद आई अपील होना चाहिए जी और पिगमेंट उसके साथ होना चाहिए। अब ये अब मैं आपको बताता हूँ जी, थोड़ी सी हम बात करते हैं जी अनडिजायरेबल ट्रेट्स की, कि आप अगर जानवर के ऊपर देखना चाह रहे हैं जी कि जानवर में कौन से ट्रेट्स नहीं होने चाहिए जी। अब ये भी सब्जेक्टिव बात आ जाती है जी। अगर तो आप ये 1500 वाला मोबाइल तैयार कर रहे हैं, फिर तो ये आती है जी कि जो 1500 वाला मोबाइल है उसके अंदर तो आपको छोटी स्क्रीन मिल रही है, उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिल रही। ये सारी अनडिजायरेबल ट्रेड्स हैं, मगर उसकी कॉस्ट को देखें तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए तैयार करना चाहते हैं, और उस हिसाब से अपने कस्टमर या अपने प्रेफरेंसेस को देखकर और उसकी एडिड कॉस्ट को देकर आप डिसाइड करें कि कौन से अनडिजायरेबल ट्रेड्स जो हैं वो आपके लिए काबिल बर्दाश्त हैं। अब ये दोनों जानवर हैं जी, इनके अनडिजायरेबल ट्रेड्स मैं बताऊं आपको तो आप देखेंगे जी, एक जानवर डेयरी का है, उसका स्ट्रक्चर भी डेयरी वाला है जी। अ, जानवर जो है आगे से वाइट ज्यादा है, पीछे से नैरो बहुत है। जो राइट वाला जानवर है जी, ये हरियाणा ब्रीड का है जी। अब इसका चेहरा, इसका इसकी टांगे, आप देखेंगे जी जो कुर्बानी वाला जानवर खरीदने जा रहा है जी वो इसको कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेगा एट अ हायर कॉस्ट। अगर तो ये जानवर मुनासिब पैसों में मिले, और आप समझें को आपको जिस तरह मैंने एक ये रेफरेंस पॉइंट दिया जी 250 रुपए का, अगर तो ये जानवर 250 रुपए या 260 रुपए का मिल रहा होगा जी, फिर तो सर जिस बंदे ने ये 1500 का मोबाइल लेना है उसने अपनी जरूरत को पूरा करना है। उसी तरह जिस बंदे ने अपनी कुर्बानी करनी है उसने ये जानवर खरीद लेना है जी। तो आखिरी जो मैं आपसे बात करूंगा जी वो ये करूंगा जी, अब आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बात आ गई जो हम इतनी देर से कर रहे हैं जी। अब ये जानवर जो है जी ये अल्लाह के हुक्म से मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह जी। और इसके ऊपर देखें जी, तो मेरी जो सब्जेक्टिविटी है और ऑब्जेक्टिविटी है वो कंबाइन होकर आपके सामने मैंने पेश कर दी। इस जानवर का स्ट्रक्चर, इस जानवर की पिगमेंटेशन, इस जानवर के जितने पॉइंट्स मुझे जो चाहिए थे
और मेरे लिए जो जरूरत थे इसको तैयार करने के लिए, वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख लें, इसकी अगर आप बैलेंस देख लें, इसकी अगर आप पिगमेंट देख लें, तो ये अल्लाह के हुक्म से इसमें सारी वो चीजें हैं जो मेरे लिए अच्छी थी, या अगर तो मैं इसको बेच रहा होता तो मेरे कस्टमर के लिए अपना वो डिजायरेबल थी। तो अगर तो मैं ये जुनेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अगर अनम्यूट करके मुझे बताएं कि जुनेद भाई, हम इसमें जो नेक्स्ट क्लास करें इसमें हम कैटेगरीज बना लें, क्योंकि देखें सबको एक ही मोल्ड में डालना बड़ा मुश्किल होगा आगे जाकर। हमें वो फंक्शनैलिटी को और वो कस्टमर के प्रेफरेंसेस को देखते हुए ये फैसला करना पड़ेगा जी कि कौन सा मॉडल किस पे सूट करता है जी। भाई ठीक है, हम इसको यही करेंगे कि हम इसको सेगमेंट्स बना लेते हैं। जो मेजर चंक है जिसमें जो हमारा दरमियानी रेंज है, जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसके इन्वेस्टर या उसके जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो हम पहले उसको एंटरटेन करते हैं और उसको हम लेके चलते हैं, और फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम फैंसी माल पे आएंगे और फिर फैंसी जानवरों की सारी चीज़ें बताएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी। जी अभी एक तो क्वेश्चन एंड आंसर का कर लेते हैं जी। दूसरी बात मैं आप सब लोग के सामने एक चीज मैं एक चीज वाजे कर लूं। देखें जी, दुनिया में बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं और वो बहुत सालों से एक्सप्लोर होते जा रहे हैं। उनका जो सिलेबस है, उनका जो मटेरियल और मैटर है वो है। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ जी कि वो कुर्बानी के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का कोई अपना मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। तो थोड़ी सी बातें आपको हमारी भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुझे अंदाजा है कि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, मगर आपको वक्त के साथ साथ आपके जो सवालात हैं और आपकी जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही, आप वो जो सेशन के एंड में बिल्कुल पूछें, ताकि हम आपको बेहतर गाइड कर सकें, आपको बेहतर समझा सकें। क्योंकि देखिए कि ये यहाँ पे एक एक सिंगल मंजिल वाला भी बैठा हुआ है जिसने ये एक मंजिला बिल्डिंग बनानी है, और यहाँ पे वो उम्मीदवार भी बैठा हुआ है जिसने ये 20 मंजिला बनानी है। तो हमें इन आप सबको देखते हुए जो है जी ऐसी गुफ्तगू करनी है जी जो सबके लिए आइडियल हो। तो अभी हम एक एक करके आपका सवालात भी लेते हैं जी, और आपका डिस्कशन भी करते हैं। जो अगला सेशन होगा मैं आप सबको गाइड कर दूं कि अगले सेशन में इंशाल्लाह हम एक छोटा सा क्विज भी रखेंगे। हमने अब तक जो तीनों सेशंस पे बात की है वो क्विज हम उसमें डालेंगे, ताकि हम ये देखें जी कि आपकी क्या प्रोग्रेस आई है अब तक। ठीक है फाद भाई, बहुत अच्छी सोच है। मेरे ख्याल से फिर अब Q&A एक स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी भाई ने कुछ पूछना है तो वो 1 by 1 एक करके पूछ लें। अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ लें जिस भाई ने भी पूछना है, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो। मेरे ख्याल से फाद भाई सबको सब समझ आ गया। मैं सर फिर भी सर 2 मिनट दे देते हैं, अगर हो सकता है कोई टाइप कर रहा हो। देखिए जी, अगर कोई चीज आपने अगर कोई सवाल भी ना पूछना हो और आपने अगर कोई बात भी करनी हो, आपको लगे कि यार आपका कोई ऐसा व्यू पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया है, तो भी आपको ये हक है। क्योंकि देखें, हम भी सीखे सिखाए कोई टीचर नहीं है, हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं। और आपको अगर लगे कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम आपका आपका कवर नहीं कर पाए हैं जी, तो अभी बहुत अच्छा टाइम होगा जी कि आप अपनी जो व्यूज हैं वो शेयर करें। और मैं आपको इतना बताऊं कि अपना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको बताना कि आपको मोबाइल वाली मिसाल है जी कि 1500 से लेके 3 लाख वाला मोबाइल जो है उसका रास्ता क्या है। वालेकुम फातिमा, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम खालिद भाई, कितने खैरियत से हैं? यार मैं तो खैरियत से, आप बिल्कुल गायब हो गए। खैरियत से हैं? आपकी दुआ चाहिए खालिद भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छे सेशन करते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी और बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सर हमारी तो कोशिश ये है सर कि आप लोग जितने सवालात पूछेंगे खालिद भाई, जितनी आप देखें ना जी, जितना इंक्विजिटिव होंगे। ये एक क्वेश्चन करूंगा। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी, हमेशा आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट लेक्चर व्हेनेवर आई गेट द टाइम मिलता है मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। मुझे सिर्फ ये पूछना था आपसे, देखिए आपने सारी चीजें बहुत अच्छी बताई, इट इज वेरी गुड।
लेकिन आप अगर एक नोकिया का मोबाइल पे आप केसिंग चढ़ाएंगे फॉर एग्जांपल 2000 की, और एक ये सैमसंग फोल्ड पे आप केसिंग चढ़ाएंगे 5000 की, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है कि जानवर की कॉस्ट आप जो पालने, असल में लोगों की ये भी नॉलेज नहीं है कि एक 10,000 मतलब 1 लाख के जानवर के ऊपर भी 15,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, और 10 लाख वाला जानवर है उसके ऊपर भी सेम खर्चा करें, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कस्टमर को जो फिर बेचने में इनको मुश्किल पेश है। अब खालिद भाई, हमने इससे लास्ट सेशन जो हुआ था, हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया था कि जानवर जब आप खरीद रहे हैं, जानवर खरीद के तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने ये रियलाइज करना है कि आपके जानवर की जो उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल कितनी है। एक जानवर ऐसा भी हो सकता है सर, ये हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि उस जानवर की जो जेनेटिक जो पोटेंशियल है, अगर आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं आप लोग को वो दिखा भी देता हूँ। जो लास्ट टाइम वाली हमारी जो स्लाइड है उसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा बेसिक के देखें जी, जो पोटेंशियल को देखते हुए आपने ये फैसला करना है कि ये जानवर 3 महीने पलेगा और इस पे कितना खर्चा होगा, या फिर ये जानवर जो है ये 6 महीने पलना चाहिए। तो देखें जी, मैं अभी आपके सामने वो वाली स्लाइड भी खोल देता हूँ जी। शुक्रिया फाद भाई, थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं ऐसे जो नहीं आए ना जी, तो देखें ये हमने एक बेसिक वो बताया था जी कि आपका जानवर का 24 महीने का होना बहुत जरूरी है, उसका टाइम सर उसने ये कुर्बानी से पहले तैयार होना उसका बहुत जरूरी है जी। कि ये तो देखें उसकी ये तो बिल्कुल आपका तयशुदा बातें हैं जी। वो कुर्बानी का जानवर आपका 9 जिलहज को नहीं हो सकता कुर्बान, ना तो वो 13 को हो सकता है जी। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका 2 दांत होना जरूरी है, और 10, 11, 12 पे कुर्बान होना जरूरी है। इसके बाद अगर वो तैयार होता है तो उसने अगले साल बिकना है, और इसके बाद अगर वो 2 दांत होता है तो भी उसने अगले साल बिकना है जी। सबसे हमने जो इम्पोर्टेंट बात वो की थी कि आपका बिकता क्या है जी। 160 किलो से लेके 1200 किलो तक का जानवर, ये 50,000 से लेके 25 लाख रुपए, और एजेस का भी हमने डिस्कस किया था जी। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछे, सिर्फ मैं उसके लिए आपको सिर्फ ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि उसमें ये सारी चीजें हमने आपस में उस दिन डिस्कस की थी कि जो आपकी जो प्रोडक्शन है, आप सर कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं जी। जो जेनेटिक पोटेंशियल है जी, ये आप देखते हैं कि जानवर के फ्रेम स्कोर को देखकर, उसकी उसकी जीनोटाइप और उसकी फिनोटाइप को देखकर। अभी हमारे माशरे से हमारे अब्बास बोसन साहब बैठे हुए हैं। देखें, आप अगर जानवर ये मुल्तान मंडी से ले रहे हैं और आपको ये व्यापारी का नहीं पता या उसने कहाँ से बच्चा लिया है उसका नहीं पता, तो ये चीज तय करना आपका अंदाजे वाली बात होगी जी। और अगर आप किसी